दोस्तों, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया से एक आंदोलन शुरू हुआ, कॉकरोच आंदोलन, और दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और उन्होंने सरकार के ऊपर चढ़ के इस्तीफा ले लिया। ऐसा सबने देखा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम जो देखते हैं, उसी से सीख लेते हैं। हमने गांधीवादी आंदोलन देखा था और गांधीवादी आंदोलन हम करते भी हैं, उससे सीख लेते हैं, उससे हमें रिज़ल्ट भी मिलता है। तो उसी के विरोध में दरअसल जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो इस प्रक्रिया में जो हम भूल करते हैं, इसी भूल से समाज बँटता है। जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, तो हम क्या किए? जहाँ देखो वहाँ गणेश महोत्सव मना लिया, जहाँ देखो वहाँ आंदोलन का हिस्सा रामलीला दिखा करके या रामायण की कहानियाँ सुना करके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन मुसलमान अलग हो गए, लास्ट में देश बन गया। कहीं न कहीं दोनों तरफ से कमियाँ थी, क्योंकि जब हिंदू, मुस्लिम एक साथ लड़ रहे थे, तो जहाँ जाए, जैसे मान लीजिए आप 2-4 दोस्त हैं, एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं और आप बात-बात पे सुंदरकांड करवा दे रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आप रामलीला करवा दे रहे हैं, है ना? ऐसे त्योहार जो हिंदू के त्योहार हैं, ऐसे में मुसलमान के मन में तो आएगा कि भाई ये हमारे लिए तो नहीं है, और अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाए, बोले कि अगर हम चले भी गए, तो ये मुसलमान तुम पर ये हिंदू तुम पर राज करने लगेंगे। तो मुसलमानों के दिमाग में बात बैठ गई, 2-4 उनको घटनाएँ मिल गईं और इसी से धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ते-बढ़ते देश बँट गया। और वो दूरी आज भी हिंदू-मुसलमान के बीच में, अगर आप मानते होंगे, तो फैली हुई है। तो कहीं न कहीं जब हम कोई प्रक्रिया में जुड़ते हैं, तो बहुत ध्यान से जुड़ना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने ज़ोर दिया था कि साध्य अगर आपका प प पवित्र है, यानी कि लक्ष्य अगर आपका पवित्र है, तो उसको पाने के लिए जो रास्ते अपनाए जाएँ, जो साधन अपनाए जाएँ, वो भी पवित्र होना चाहिए। नहीं तो जब उसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो बड़ा घातक होगा एक वर्ग के लिए। यही गलती कॉकरोच आंदोलन में हुई थी। आप मैं मेरे ऊपर मत जाइएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। आप एक वर्ग को लेकर के सामने आए और एक वर्ग के नेता ज़्यादा वहाँ दिखाई दिए और एक नारा वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दिया। हमें जय भीम के नारे से कोई गुरेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आम लोगों को दिक्कत है कि जय भीम क्यों? जैसे उन्होंने अपना नारा दिया कि 4 नारे यहाँ पर सिर्फ़ लगना चाहिए। एक भारत माता की जय, दूसरा इंकलाब ज़िंदाबाद, तीसरा जय भीम और चौथा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। 4 ही नारा वहाँ पर लगेगा, ऐसा उनके कार्यक्रम में डिसाइड था। तो तीसरा नारा जो जय भीम का था, उससे बचा जा सकता था, उसकी जगह पे जय संविधान कर लेते तब भी चल जाता। लेकिन एक वर्ग इसको अपने जाति से जोड़ करके देखता है और वही फिर वो उसको डिफेंड करते हैं कि जय भीम का नारा कोई जातिवादी नारा नहीं है। आपके कहने से ये नहीं होगा, आप चाहे इस पर लाख तर्क दे दीजिए, लोग नहीं मानेंगे। आप ये कहोगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आप ये कहोगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और ब्राह्मणवाद एक विचार है, इस विचार का हम विरोध करते हैं, ब्राह्मणों का नहीं। आप लाख समझाते चले जाएँ, आपकी बात कोई नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए, है ना? आपकी जाति से एक विचारधारा जोड़ दी जाए और आपकी जाति को बदनाम किया जाए, तो आपको भी नहीं बुरा लगेगा। आप चाहे यादव हों, यादववाद मुर्दाबाद कर दीजिए, आप चाहे जिस कास्ट से आते हैं, वो अगर अब मुर्दाबाद लगा दिया जाए, तो आपको खुद तकलीफ होगी। इससे ब्राह्मणों को दिक्कत रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नाम के आगे से सूरज शुक्ला हटा दिया हूँ, सूरज मंथन लगा दिया हूँ। फिलहाल फिर भी वो मेरे नाम तो सूरज शुक्ला ही है, उसका तो हमें तंज झेलना ही पड़ेगा। आज की जो बात है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। उसी आंदोलन से एक चीज़ निकली और वो रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन, क्योंकि उस मंच से लगातार एक ही बात गूंजती रही और एक वर्ग इकट्ठा था कुल मिलाकर के। तो उस पर भी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आज मेरी चर्चा है रिज़र्वेशन पर, ठीक है? तो रिज़र्वेशन हटाओ की मुहिम चल गई है, होना ही था, उसी की परिणति है और ये धीरे-धीरे ये ज़हर और फैलेगा और धीरे-धीरे वर्ग में और तनाव बढ़ेगा, लोग समझेंगे नहीं, राजनीतिक पार्टियाँ इसका फ़ायदा उठाती रहेंगी। हम और आप तब भी वैसे थे, आज भी वैसे रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत मैं एक वीडियो दिखा कर के आपको करना चाहूँगा। ये वीडियो है, एक मॉक इंटरव्यू है, आईपीएस हैं, इनका नाम है विकास मीणा। तो मॉक इंटरव्यू है और इस मॉक इंटरव्यू को एक सर हैं ले रहे हैं और आरक्षण पर बात कर रहे हैं। इनकी जरा बात सुनिएगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। यस सर। आप रिजर्वेशन मिला आपको और आपने इंडिकेट भी किया हुआ है यहाँ पे, आपको आईपीएस मिला, रिजर्वेशन पे ही मिला आपको। यस सर। अब आप फिर चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन का पुनः आपको लाभ मिले और आईएएस मिल जाए, आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है?
वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ये इनजस्टिस है? सर वर्तमान व्यवस्था, सर आरक्षण की व्यवस्था सकारात्मक विभेद पे आधारित है सर। उसमें वर्तमान में मुझे लगता है कि अब सुधार की आवश्यकता है, और सर यदि यह सुधार होता है तो मैं भी सर उसके प्रति आशावादी हूँ, और सर यदि ऐसा होता है तो सर मैं भी उसके पक्ष तो में। सुधार की पहल सरकार ही क्यों करे? आप तो अब ऐसी स्थिति में हैं, आप ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित सेवा में हैं और आप सुधार भी करना चाहते हैं, तो सुधार का जो पहला स्टेप हो, स्टेपिंग स्टोन, आपसे ही क्यों ना शुरू हो? आपने क्यों नहीं एफिडेविट फाइल कर दिया कि मैं जनरल कैंडिडेट के रूप में मुझे ट्रीट किया जाए और मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहता हूँ? आप एक अंडरटेकिंग यूपीएससी को दे देते, अब क्यों लेना चाहते हैं? सर किसी भी एक सेवा में चयन के बाद में सर परिस्थितियों में इतना तीव्रता से बदलाव नहीं होता है कि एक सेवा में आने के बाद में हमें पूरी ऐसी सुविधाएं मिल जाए कि हम जो प्राचीन इतिहास में सर जो भी पिछड़ापन है सर उसको झेल रहे हैं, उसका सर उसके संबंध में प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में निदान हो जाए। आप तो एक सेवा में आ गए, आपका Yes, जितना sir. भी इंजस्टिस था, यस सर। जो इंजस्टिस, सो कॉल्ड इंजस्टिस था या फिर डिसेबिलिटी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण, वो सब तो दूर हो गया। आप ऑलरेडी ग्रुप ए सर्विस में आ गए, ऑल इंडिया सर्विस में आप आ गए। यस अब फिर उसी बेनिफिट को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि कम वॉट में मुझे चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, जो भी टूल्स एंड ट्रिक्स हैं मैं इस्तेमाल करूंगा। सर वर्तमान व्यवस्था के सर अनुसार सर मेरा ये कदम ठीक है सर, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार भी दिया है सर इस संबंध में। और यदि सर मैं खुद के इनिशिएटिव से सर ऐसा बदलाव आता है तो सर मैं करना पसंद करूंगा सर, लेकिन इस विषय में मैंने अभी तक सोचा नहीं था सर। तो आपने देखा कि जवाब से आप भी नहीं संतुष्ट होंगे इनके। देखिए दोस्तों, एक बात सच्चाई है, एक वीडियो मैं इस पर और बनाऊंगा, उस पे मैं आपको तमाम आईएएस आईपीएस की लिस्ट दिखाऊंगा, है ना, कि कैसे कौन आरक्षण का लाभ ले रहा है। अभी आपसे हम इस नज़रिए से बात करने आए हैं, जैसे जनरल वे में हम बात करते हैं। आप किसी की बात पर, किसी टीवी डिबेट पर, मेरी बात पर आप विश्वास मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आँख खोल करके अपने गाँव, अपने समाज में घूम लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आखिर आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण का लाभ हटा दिया जाए, आरक्षण को हटा दिया जाए। और ये भी मैं मानता हूँ कि पहले पिछले दिनों में प्राचीन काल से ही एक जाति विशेष का शोषण हुआ है और जातियाँ भारत में एग्ज़िस्ट करती हैं, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और इसमें भारत में जो जाति व्यवस्था है, उससे ज़्यादा खतरनाक है कि इस जो जाति को ऊंच और नीच के क्रम में डिसाइड कर दिया गया है ना, कि जातियां हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये जाति उच्च है, ये जाति निम्न है, और उस निम्न जाति के व्यक्ति का शोषण किया जाए, सामाजिक शोषण किया जाए, ये कहीं से भी जस्टिस नहीं है। और इस बात को मैं मानता हूं कि ये जस्टिस नहीं है और ऐसा हुआ है। लेकिन ये बताइए कि अगर हम जो गलतियां बहुत प्राचीन काल में हुई हैं, अगर उन गलतियों की हम माफ़ी मांगते हैं और इतने साल हम इसकी सज़ा भुगत चुके हैं, तो क्या आप लोग हमें माफ़ करोगे कि अभी और हमें सज़ा दोगे? एक बात ये हो गई कि मैं इसको मान करके चल रहा हूँ कि ये। अब इस व्यवस्था पर हम आ जाते हैं। आपके गाँव में आपने देखा होगा जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मैं इस पर एक रिपोर्टिंग भी करना चाहता हूँ, मेरे पास समय मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। आपके समाज में, आपके गाँव में जो रिज़र्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वह सदस्य देखना कितने परसेंट लोग अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। प्रयागराज, दिल्ली, कहीं भी भेज पा रहे हैं, कोटा, कितने बच्चे भेज पा रहे हैं, कितने लोग जा पा रहे हैं। और जब वो लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, तो आरक्षण का लाभ क्या, हानि क्या? कोई मतलब नहीं निकलता है। आरक्षण का लाभ आपकी कैटेगरी में भी वही लोग ले रहे हैं जो इसके उच्च पायदान पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से ये आईपीएस ने बात कही, आईपीएस अधिकारी हैं, फिर भी इनको आरक्षण से आईएएस बनना है, डीएम बनना है। क्यों? क्योंकि संविधान में कह रहे हैं कि हमको अधिकार मिला है। संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं वो बदली भी तो जाती हैं। संविधान में संशोधन भी, भाई इतने समय के लिए लाभ लिया आपने, लेकिन अब तो आपको, आप तो वंचित नहीं हैं। आप तो इससे बाहर आइए। आप वो आरक्षण का लाभ हमें मत दीजिए। वो आरक्षण का लाभ आप किसी अपने ही कैटेगरी के किसी बालक को दे दीजिए। आप छोड़िए और लगाइए एफिडेविट। ये पहल कौन शुरू करेगा? ये तो बात रही आपके गांव समाज, उनकी जो आपके यहाँ हैं और आपके समाज से ही लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े नेता आएंगे,
बड़े-बड़े वक्ता आएँगे, भाषण देंगे, आपको बातें बड़ी अच्छी लगेंगी क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे समाज के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन उनको उसका लाभ किसको मिलेगा पता है? उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बस वो आपको भीड़ बना करके अपने पास शामिल करेंगे और वो खुद उसका लाभ लेते रहेंगे। दुःख की बात ये है कि यही लोग आपका भला नहीं चाहते हैं। जो समाज आपके साथ बुरा कर रहा है उसका तो छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसका भी ध्यान दीजिए जो आपका कहते हैं लेकिन आपके वो हैं नहीं, वो आपका ही लाभ वो खुद लेते जा रहे हैं। अगर 100 लोग होंगे आपके ग्राम में, हम एससी का ही उदाहरण ले लेते हैं, उन 100 लोगों में से देखना आप कितने लोग बाहर निकल पाए पढ़ने के लिए। निकल ही नहीं पाएँगे तो उनको आरक्षण से लाभ क्या, हानि क्या? और जो वहाँ से निकल भी रहे हैं इक्का-दुक्का, वो अपने ही समाज के बने दुश्मन बैठे हैं। दुश्मन बने। वो खुद नहीं चाहते हैं हमारा समाज, वो केवल बोल करके चाहते हैं कि हमारा समाज डेवलप हो जाए। आप बृजेंद्र चौहान का नाम सुने होंगे? बृजेंद्र चौहान को लाभ मिलेगा आरक्षण का, वो नहीं छोड़ेंगे। बस बोलेंगे आरक्षण पर, आरक्षण मिलना चाहिए, ब्राह्मणों ने आपका शोषण किया है, 2000 साल तक शोषण किया है, उसका हम बदला लेंगे। अरे ले तो लिए इतना दिन बदला, 70 साल तो हो गया, ले लिए, और कितना बदला लोगे? अब माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो अब। और उसके बाद कम से कम अपने समाज के लिए तुम काम कर लो। दोस्तों, ये आरक्षण जो मुद्दा है कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाना नहीं चाहती है। उनको पता है कि अब आरक्षण गलत दिशा में जा रहा है। जब मिलना चाहिए था तो दिया गया था, लेकिन अब इसमें सुधार की आवश्यकता है। आरक्षण हटाने की आवश्यकता नहीं है, आरक्षण में सुधार की आवश्यकता है। ये अब आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि जिनको आरक्षण मिला है और जो वंचना से बाहर हो गए हैं, उनको अब आरक्षण ना दिया जाए। ये तब हो पाएगा जब आप जाति को पीछे रख करके सोचेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि आप रोटी-बेटी का आप संबंध कर लीजिए, हम आरक्षण भूल जाएँगे। हम ये कहते हैं हम रोटी का संबंध कर सकते हैं, बेटी का कैसे कर लें? बेटी कोई वस्तु है कि हम जहाँ मर्ज़ी वहीं उसकी शादी कर दें? उस बेटी की नहीं इच्छा है। और आज के समाज में आप देख रहे हैं जो शिक्षित लोग हैं कर ही रहे हैं। ब्राह्मण कर रहा है एससी समुदाय से शादी, या एससी लड़का कर रहा है ब्राह्मण से लड़की। बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण आजकल मिल जाएँगे। तो शादी का हम कैसे करें? हम रोटी का करना चाहते, आओ तुम हमको बताओ, किसके यहाँ खाना है? किसके यहाँ खाना है? मुझे बताइए, मेरा नाम सूरज शुक्ला है, मैं खा लूँगा। तो ऐसा नहीं है कि अब वो बात पहले प्राचीन समाज में हुआ है, बहुत हुआ है, आज़ादी के बाद भी बहुत हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं, ये जकड़न ना कमज़ोर हो रही है। और जो कमज़ोर होती हुई जकड़न है, इसको कुछ ऐसे लोग हैं इस नफ़रत को और भरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना लाभ हो सके। सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत और पॉलिटिकल लाभ के लिए। वो बस आपको एक भीड़ बनाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे आप अपने समाज में देखिएगा, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है? हम ये कहते हैं ये भी गरीब है और ये भी गरीब है, ये दोनों गरीब है। लेकिन ये जनरल कैटेगरी से है और ये एससी कैटेगरी से है। बच्चा इसका भी नहीं पढ़ पाएगा, बच्चा इसका भी नहीं पढ़ पाएगा, भेज ही नहीं पाएगा बाहर, खर्चा कैसे उठा पाएगा? उठा ही नहीं पाएगा खर्चा। प्रयागराज का खर्चा, दिल्ली का खर्चा, 20,000 खर्चा कहाँ से उठा पाएगा? तो इसमें आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? 2 बच्चे हैं, ये भी गरी किसी तरीके से माँ-बाप ने इनको भेज दिया, किसी तरीके से माँ-बाप ने इनको भेज दिया। इनको भी सरकार की तरफ से कुछ पैसा नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला। लेकिन अगर यही बच्चा 100 में 70 नंबर पाता है, इसका नहीं होता है, और यही बच्चा 100 में 60 नंबर पाता है, इसका हो जाता है, तो बताइए इसके मन में क्या आएगा? आप सोचिएगा, आपके आस-पास के बच्चे रहते होंगे, उनको सोचिएगा। अब आप कहेंगे वंचना के कारण इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो वंचना के कारण अगर पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ये बताइए इनको सरकारी नौकरी के जब फॉर्म भर दो, एग्ज़ाम ले लो, वहाँ पर इनको सुविधा चाहिए कि ये पढ़ लें। क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, यहीं पर इनको सुविधा दे दी जाए ताकि इनको आगे चल के आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत है, मतलब उस प्रक्रिया में आरक्षण की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम शुरू से जो है
कोई भी एससी समुदाय का पिछड़ा हुआ बच्चा है उसको लीजिए, अगर वो पिछड़ा है, उसके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए संविधान में अधिकार भी दिया गया है, तो उसको लो, पैसा दो, भेजो, कहीं पढ़ाओ, और वो ताकि पढ़ करके एक अच्छे समाज का विकास करे। यहां पर अगर आरक्षण दोगे तो इसमें जरूरतमंद को आरक्षण मिलेगा और 100% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऑलरेडी जिसके पापा डॉक्टर हैं और एससी समुदाय का वो है और उसके पापा उसको अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, वो जाकर के आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसको फायदा क्या हुआ आरक्षण का? वो ऐसा भी तो नहीं है कि वो जब बन जाएगा डॉक्टर तो अपने समुदाय के लिए बड़ा ही अच्छा काम कर देगा। वो भी उसी चीज का बीज बोएगा, बस भाषण देगा, लेकिन लाभ इनको नहीं मिलेगा। और ध्यान से रखना, ये घटोत्कच हैं, ये खुद अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं इनके बच्चे आरक्षण का लाभ लें और आपके समुदाय के जो गरीब बच्चे हैं इनको आरक्षण का लाभ न मिले। ये खुद चाहते हैं, मतलब वो अपने ही समाज के लिए भला नहीं चाहते हैं, वो अपने समाज के लिए ही आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते हैं। आरक्षण छोड़ के तुम सामान्य वर्ग को मत दो, तुम आरक्षण छोड़ के अपने ही वर्ग को दो, तब जाने तुम आरक्षण के सही सही पक्षधर हो, तब जाकर के आरक्षण का सही लाभ मिल पाएगा। और दोस्त मैं आपको बताऊं, ये अब जो सामाजिक ताना बाना है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब ठाकुर के कुएं से पानी पीने से आपको कोई नहीं मना करेगा। अब आप होटल में जाते हैं, बड़े-बड़े होटल में ये नहीं देखते हैं कि आपका जो होटल है उस पे कौन खाना दे रहा है, किस जाति का है, आप जाति अब नहीं पूछते हैं। जकड़न कमज़ोर हुई है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, कमज़ोर हुई है। लेकिन आपको बार-बार वही उदाहरण दिया जाएगा कि फलाने गाँव में घोड़ी से चढ़ने से रोका गया होगा, कुछ व्यक्तिगत लोग हैं और वो उस समाज की गंदगी हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के ही क्यों ना हो। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इतना हमारे गाँव में जाइए, कुछ नहीं भेदभाव है। कोई ऐसा नहीं है कि घोड़े पे चढ़ोगे, कार से चलोगे तुमको कोई रोक देगा, नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं उनके यहाँ खाना खाने, और इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक व्यक्तिगत जाति से बिलॉन्ग करते हैं। ये भी सच्चाई है। लेकिन वो जो ताना-बाना में जो गड़बड़ी है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो आरक्षण दिया गया है, इससे आज तक दूर भी तो नहीं हुआ। अगर सही दिशा में गया होता तो दूर हो गया होता। दूर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब जो हम रास्ते पे चले हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, गड़बड़ रास्ता है वो। अब जो रास्ता गड़बड़ है, आज तक बदलाव हुआ ही नहीं, तो उस रास्ते को बदलना चाहिए। उसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार तब होगा जब इस पर बात होगी, और कोई भी पार्टी इस पर बात नहीं करना चाहती। क्योंकि उनको पता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आपको नारा दिया जाएगा और आपके नारे से आपका कोई एक प्रतिनिधि जाकर के वहां लाभ लेगा, लड्डू खाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो जाति जो व्यवस्था है और जातिगत जो आरक्षण है, इसको अब थोड़ा सा सोचने की इसमें बात आ गई है। 2 स्टेप में इसमें सुधार होना चाहिए। ये एक स्टेप तो जातियों के बीच में जो आरक्षण है, जैसे एससी है और एससी लड़का है, ठीक है, इनके बीच में जो भेदभाव है, ये एससी गरीब है और ये एससी अमीर है। यही अमीर एससी बार बार आरक्षण का लाभ लेता रहेगा और ये गरीब जो है ये पहले भी यही था, आज भी यही है। इसका मतलब इसके बीच में सुधार करने की आवश्यकता है। यहां देखना है कि इस घटोत्कच, चलो एक बार ये डिस्क्रिमिनेशन से बाहर हो गए, आईपीएस अधिकारी बन गए, अब इनके जो बच्चे होंगे वो लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। इनका जो लाभ है वो किसको दो? एक अनरिजर्व कैटेगरी है, इसको मत दो, कम से कम इसको तो दो। इनको उठा करके इनको तो ये आईपीएस हैं, इनको हटाओ। अब इनके बच्चे नहीं रह गए, अब इनके बच्चे जो है वो पिछड़े नहीं रह गए। अब इनको यहां अब कहेंगे रोटी बेटी, नहीं होता है। आईएएस अगर बन गए आप तो आईएएस की जाति ही अलग हो जाती है ना, सच्चाई ये है। आप एक दो उदाहरण को बताएंगे, उसके 4 उदाहरण हम उल्टा बता देंगे आपको, ठीक है। तो पढ़े लिखों की तरह सोचने का विचार। अब रही बात अनरिजर्व वाली बात, ईडब्ल्यूएस जो मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी लाभ जो है ना, इसमें भी 2 लोग ले रहे हैं, एक लोग अमीर हैं और एक लोग गरीब हैं। जो इसमें गरीब है ना वो तो पढ़ने जा ही नहीं पा रहा है, वो पढ़ने नहीं जा पा रहा है,
तो उसको उसको कहाँ से मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस का लाभ? या फिर जो गरीब है वो पहले से ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, शहर जा नहीं पाया, किताबें खरीद नहीं पा रहा है, ये सारी चीजें है ही नहीं, तो कितना वो फाइट कर पाएगा वो। तो जो ईडब्ल्यूएस है, जो यहाँ पर अमीर बच्चा है, जिसके पापा डॉक्टर हैं, जिसके पापा इंजीनियर हैं, जिसके पापा आईएएस अधिकारी हैं, तमाम आईएएस के एग्जाम्पल मैं बता दूंगा आपको, ईडब्ल्यूएस से बन करके आए हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे से। तो ये जो बन के आए ऑलरेडी अगर आईपीएस हैं, फिर भी ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, इस किसका हक मार रहे हैं? इसका नहीं, ये अपने ही समुदाय का हक मार रहे हैं, जो गरीब अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो यहां पर केवल जाति देख करके, केवल कैटेगरी देख करके अगर आप आरक्षण लगाएंगे, तो ना इधर लाभ हो रहा है ना इधर लाभ हो रहा है, दोनों तरफ हानियां हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो गरीब है और ये जो गरीब है, ये दोनों की कैटेगरी एक ही है, एक ही कैटेगरी है। इसको भी नहीं लाभ मिल रहा है, इसको भी नहीं लाभ नहीं। तो इसको लाभ कहां चाहिए? इसको लाभ चाहिए प्रक्रिया में। प्रक्रिया में दो लाभ, गरीब है, और ऐसा आपके लिए इतना कठिन नहीं है इस चीज को छांटना। आप ईडब्ल्यूएस लगा दिए, अब वहां पे बैठा हुआ आपका जो जो ईडब्ल्यूएस जो बना रहा है, वो खूब पैसा लेकर के बना दे रहे हैं, फर्जी ईडब्ल्यूएस बना दे रहे हैं। तो इस फर्जीवाड़ा से बचना है, और कोई ऐसा कानून लाना है जिसमें ऐसे टूल्स यूज करके कोई लाभ, उसके लूप हॉल्स ढूंढ करके कोई लाभ ना ले पाए। कठिन प्रक्रिया है, विचार करना पड़ेगा। और जब ये ताना बाना टूटेगा, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिससे जो सारे राजनेता हैं उससे दुखी हो जाएंगे। तब जाकर के राजनीतिक पार्टियां सोचेंगी कि अब हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए, अब हम जाति में नहीं बांट पाएंगे। नहीं तो यही सरकार में बैठे लोग, जहां पर दलित समाज है, वहां पर दलित नेता उतार देगा, जहां पर ब्राह्मण है वहां पर ब्राह्मण, जहां पे एससी ज्यादा वहां पे एससी, और एक पार्टी आकर के आपके सामने बैठ जाएगी। उन्होंने केवल आपको धर्म में, जाति में, समुदाय में बांट दिया है। अगर आप सारे जातियों, सारे धर्मों को इकट्ठा कर लेंगे और उसमें से गरीब को बाहर निकालेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो गरीब है, इसको बहुत ज्यादा विशेष जात से मतलब नहीं है। वो गरीब है, बस गरीब और अमीर, इंसानियत, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो ये जो वर्तमान व्यवस्था है, वो बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। और जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नेता होंगे, कोई भी होंगे, और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे, ये भी बात मुझे पता है। कितना सही दिशा में वो ले जा सकते हैं, वो क्योंकि तार्किक बात वो भी नहीं करेंगे। आप कहेंगे आरक्षण बचाओ, वो कहेंगे आरक्षण हटाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण हटाओ। एक नेता निकलेगा आरक्षण हटाओ से, एक निकलेगा आरक्षण बचाओ से, और दोनों नेता बन जाएंगे। और जो तुम लोग उसको नेता बनाने में भागीदार थे, फिर वही बैठे रहना, जाना घर, और फिर आपको इतना बड़ा बड़ा फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तार्किक बात होनी चाहिए। अगर बात उठी है तो तार्किक बात होनी चाहिए, अतार्किक बातें नहीं होनी चाहिए। जो हुआ है उसको स्वीकार करो, जहां माफी की आवश्यकता है वहां माफी मांगो, क्योंकि अभी बदलाव की जरूरत है भारत में। जहां पर विश्व इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, वहीं हम अभी भी जाति, धर्म, समुदाय में बटे हुए हैं, है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा अभी आपको देखना पड़ेगा, और सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। सरकार जो इस पर विचार कर ली, सरकार जानती है कि हम अगर आरक्षण पर विचार कर लिए तो हमारी सरकार चली जाएगी, और इसी को बचाने के लिए लोग कभी इस पर तार्किक बहस करेंगे ही नहीं, कभी तार्किक बहस नहीं करेंगे। और प्लीज हमें ऐसा एग्जाम्पल मत देना कि यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर ऐसा हो गया। ताना बाना है, लेकिन अभी ताना बाना कमजोर हुआ है, कमजोर हुआ है ना? लेकिन अगर आप ये कहोगे नहीं, हमारे अपने बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दो, तो बेटियां कोई वस्तु नहीं है, है ना? अगर आप ऐसा सोचते हो, उसको जहां पसंद आएगा लड़की करेगी शादी। उसको ब्राह्मण लड़का, ब्राह्मण की लड़की है, अगर उसको ब्राह्मण पसंद आएगा ब्राह्मण से, क्षत्रिय आएगा क्षत्रिय से, कोई एससी समुदाय से आएगा एससी, जिससे उसकी मर्जी करेगी शादी। हम तो अभी इस समुदाय में पहुंच गए हैं, हम ये कहें नहीं जबरदस्ती, तो ये ऐसे जबरदस्ती नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो को आप समझे होंगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ, है ना?
अगर समझे हो तो कमेंट करके बताना, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, मनुवादी, ब्राह्मणवादी कहिएगा, है ना? सुन लेंगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है? फिर भी हम बात करते रहेंगे आपके लिए जो सही है उसकी, ठीक है? आपके कहने से हम बंद अच्छा एक काम और करिए, कम से कम जितने मिनट का वीडियो है उतना मिनट पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है? बाकी अब देखिए कितना सही दिशा में चीज़ें चल पाती हैं, ठीक है? वैसे हमारा देश है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है और इस पर जो फैक्चुअल बातें हैं, जो समाज की एक्चुअल स्थिति है, इस पर मैं चाहूँगा कि कुछ रिपोर्टिंग की जाए और आपको सच बताया जाए। सच तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको जब तक दिखता नहीं तब तक आप मानते नहीं, ठीक है? और जो भी आपके जिस भी आप समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, जो भी आपके नेता बोल रहे हैं, जब जो बोल रहे हो आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्यों बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही आपका यूज़ करके लोग 5 स्टार पार्टी में पार्टी करेंगे और आप केवल कमेंट करेंगे, नाइस, नाइस, है ना? वॉव! हम जीत गए, है ना? बस ऐसे ही करते रह जाएँगे और लाभ उसका कोई और लेके चला जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।